हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके साइंस के तो वीडियो बहुत दिनों से नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आपके रेगुलर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट जो भी हैं। मैथ का भी आपको जल्दी वीडियो मिलने लगेगा। एग्जाम तक हम आपको अच्छे से दिसंबर तक कंप्लीट मैथ आपका कंप्लीट कर देंगे, तो टेंशन लेने का नहीं। तो साइंस चल ही रहा है, साइंस भी क्या होगा, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। 2 महीने में तो साइंस तो एकदम फाड़ कर रख देंगे, क्योंकि फिजिक्स में हमने 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी चल ही रहा है, उसके बाद जल्दी केमिस्ट्री शुरू कर देंगे और आपके बहुत ही जल्द चैप्टर सारे कंप्लीट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। करा मानव में उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो मनुष्य में उत्सर्जन होता किस प्रकार से है। तो आइए जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तथा निष्कासन करता है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो भी हमारे शरीर में क्या होती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो आइए जानते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो आइए एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वृक्क यानी हमारा होता है किडनी, मूत्र वाहिनियाँ। तो वृक्क होता है किडनी और होती है मूत्र वाहिनियाँ। एक सेकंड, इसको अच्छे से लिखते हैं। वृक्क से जुड़ा होता है क्या, मूत्र वाहिनियाँ। मूत्र वाहिनियों में क्या होता है, मूत्राशय होता है, मूत्राशय। और एक होता है मूत्र मार्ग, है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मनुष्य उत्सर्जन क्या है, वृक्क है, मूत्रवाहिनियाँ है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। तो ये हमारा क्या है, ये वृक्क की संरचना यहाँ पर दी गई है। इसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे क्या कहती हैं करके धारियाँ होती हैं, और इसी को क्या किया, इसको हमने बाहर निकाल के क्या काट कर बाहर निकाला है। तो इसका क्या है, ये खुला हुआ भाग है। तो ये हमारे क्या है, वृक्क की धमनी है, और ये हमारा क्या है, वृक्क की सिरा है। इस जो सिरा है, इससे क्या होते हैं, CO2 युक्त रक्त जाता है, और क्या धमनी से क्या होती है, हमारी क्या होते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है, इससे प्रवाह होता है। ये वलकुट है, मध्यांश है, संग्रह नलिका है, बिलनाई की वाहिनियाँ है, केलिक्स है, पेल्विस है। ये हमारा क्या है, मूत्राशय है। ये हमारा क्या है, मूत्राशय। इससे क्या होता है, मूत्र बनता है और क्या होता है, नीचे जाता है, ये मूत्र वाहिनियों से होकर। अब जानते हैं वृक्क। जो हमारा वृक्क है, मनुष्य के शरीर में सेम के बीज की आकृति जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, वृक्क कहा जाता है। और इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, एक दायां होता है और एक बायां। तो मनुष्य में सेम के आकार के, मनुष्य में सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज के आकार के, बीज के आकार के, बीज की, सेम के बीज की आकृति के जैसे, बीज की आकृति जैसी, बीज की आकृति जैसी संरचना पाई जाती है, जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे वृक्क कहा जाता है, जिसे वृक्क कहा जाता है, जिसे वृक्क कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो रीनल धमनी अशुद्ध रक्त को वृक्क तक ले जाती है। तो इसमें क्या होती है, एक रीनल धमनी होती है, जो हमारी रीनल धमनी होती है, रीनल धमनी, एक धमनी होती है जिसे कहते हैं क्या, रीनल धमनी। वो क्या करती है, जो रीनल धमनी है क्या करती है, अशुद्ध रक्त को वृक्क में लेकर जाती है। रीनल धमनी अशुद्ध रक्त को
वृक्क में लेकर जाती है। रीनल धमनी अशुद्ध रक्त को क्या कहती है? वृक्क में लेकर जाती है। और वृक्क में उपस्थित नेफ्रॉन जब हमारे क्या होते हैं? वृक्क में उपस्थित नेफ्रॉन, वृक्क में उपस्थित नेफ्रॉन अशुद्ध रक्त को साफ कर देते हैं। नेफ्रॉन अशुद्ध रक्त को साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। फिर अगला है रीनल शिरा अशुद्ध रक्त को शरीर में भेज देती है। जो हमारी रीनल शिरा होती है, रीनल शिरा शुद्ध रक्त को शरीर में भेज देती है। शिरा शुद्ध रक्त को शरीर में भेज देती है। शुद्ध रक्त को शरीर में भेज देती है, भेज देती है। फिर अगला है जो अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्रवाहिनियों या मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनियों यानी कि मूत्राशय वाहिनी यानी कि मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। मूत्रवाहिनियों मूत्राशय में पहुंच जाते हैं, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जो हमारी मूत्रवाहिनियाँ हैं यानी यूरेटर, जो हमारा यूरेटर है यह वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। जो हमारी मूत्रवाहिनियाँ क्या वृक्क से निकलती है, ये हमारा क्या वृक्क है, ये हमारा क्या वृक्क है। यहाँ से क्या है, ये हमारी क्या है मूत्रवाहिनियाँ, हमारी क्या है मूत्रवाहिनियाँ। और हमारा क्या है मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग। हमारा क्या है, ये हमारा मूत्राशय है, ये हमारा क्या है मूत्राशय। ये हमारा क्या है मूत्राशय। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा क्या है मूत्र मार्ग है, हमारा क्या है हमारा मूत्र मार्ग है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मूत्राशय है यूरिनरी ब्लैडर, यह उदर के पीछे भाग में स्थित होता है। यह क्या होता है, यह उदर के पीछे भाग में स्थित होता है। यह उदर के पीछे भाग में स्थित होता है, पीछे भाग में स्थित होता है, इसमें मूत्र संग्रहित होता है। इसमें क्या होता है मूत्र संग्रहित होता है, इसमें मूत्र संग्रहित होता है, इसमें क्या होता है मूत्र इकट्ठा होता है। जो हमारा मूत्राशय उसमें क्या मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय से मूत्रवाहिनियाँ क्या होती हैं खुलती हैं। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ खुलती हैं, मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ क्या होती हैं खुलती हैं, जिससे क्या होता है जो भी मूत्र होता है आकर क्या होता है इकट्ठा होता है, मूत्रवाहिनियाँ खुलती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। करा मूत्र मार्ग, मूत्राशय का सकरा भाग मूत्र मार्ग कहलाता है। जो मूत्राशय का क्या होता है सबसे सकरा भाग होता है वही क्या कहलाता है मूत्र मार्ग कहलाता है। तो कह सकते हैं कि मूत्राशय का सकरा भाग
मूत्राशय मूत्र मार्ग कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। मूत्राशय का जो सकरा भाग होता है क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। तो यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना क्या है, इंफीरियर क्या है, वेना कावा है। ये क्या है, अशुद्ध रक्त को ले आता है। ये हमारा क्या पेल्विस है, ये हमारा क्या मेडुला है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, और क्या एड्रिनल ग्रंथि है। ये यहाँ पर हमारी क्या वृक्क की धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और वृक्क की सिरा क्या कहता है, हमारा शुद्ध रक्त को ले जाता है। ये हमारा क्या किडनी है, वृक्क है, सेम के बीच क्या कहेगा, ये पृष्ठीय महाधमनी है, और हमारा क्या मूत्र वाहिनी है, और हमारा क्या मूत्र मार्ग मतलब सबसे सकरा भाग जहाँ से क्या होता है मूत्र क्या होता है बाहर निकलता है, क्या हमारा मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा है। और क्या मूत्राशय जहाँ पर क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर क्या होता है मूत्र आकर इकट्ठा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा क्या कहता है, फिल्टर करता है। यह रक्त को क्या कहता है, फिल्टर करता है। यह क्या है, फिल्टर करता है। इसका काम क्या है, फिल्टर करना, फिल्टर करना। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्टर करना है। तो इसमें क्या आती है, सबसे ऊपर क्या आती है, नेफ्रॉन बना कैसे होता है। तो नेफ्रॉन आपको बनाकर चित्र बना दिखाते हैं। तो इस प्रकार बना होता है। इसमें यहाँ पर यहाँ से ऐसे निकली होती हैं, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से ऐसे निकला होगा। ये हमारी क्या होती है, रीनल धमनी होती है। ये हमारी क्या होती है, रीनल धमनी, रीनल धमनी। ये हमारा क्या है, ओमेन संपुट, ओमेन संपुट, वीमून, ओमेन वीमून, वोमेन संपुट। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूरिया प्लस लवण। यहाँ होता है यूरिया प्लस लवण। क्या होता है, ग्लूकोज। ये हमारा क्या है, महाशिरा है। यूरिया प्लस लवण, फिर अमीनो प्लस ग्लूकोज, अमीनो प्लस ग्लूकोज। इकट्ठा होते हैं, और एसिड और यूरिक अम्ल होते हैं। एसिड प्लस यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर फिल्टर होके क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये हमारी क्या रीनल धमनी है, ये हमारी रीनल धमनी है। ये हमारा क्या था, रीनल धमनी, और ये भी क्या थी, हमारी रीनल धमनी थी। तो यहाँ पर नेफ्रॉन की चीज़ें, हर चीज़ को देखिए। हमारा क्या वृक्क शिरा का शाखा, वृक्क की शिरा का ये हमारा क्या शाखा है, और वृक्क धमनी का क्या ये शाखा है। ये वृक्क धमनी का क्या शाखा है। ये ग्लोमेरुलस है ये, और हमारा क्या है, ओमेन संपुट है। ये चीज़ तो हमने बनाया है, यहाँ पे उसी को बनाया है। हमारा क्या है, ओमेन संपुट है। ये हमारा ओमेन संपुट है। ये समीपस्थ संचालित नलिका है, और दूरस्थ संचालित नलिका ये है। फिर ये संग्राहक वाहिका है, और ये वासा रेक्टा है। ये क्या है, एक वृक्काणु की संरचना यहाँ पर दी गई है।
अब जानते हैं पादपों में उत्सर्जन होता क्या है, मतलब पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। पौधे में भी जंतु की भांति अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और जंतु की अपेक्षा बहुत धीरे धीरे बहुत मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं बहुत धीरे धीरे लेकिन क्या कहते हैं ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। और इनसे उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तरह कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। जंतुओं की बात क्या होता है, पौधों में क्या होता है, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। पौधे द्वारा उत्पन्न मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2, जलवाष्प तथा ऑक्सीजन। पौधे श्वसन क्रिया द्वारा CO2 तथा जलवाष्प अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करते हैं। जब क्या करते हैं पौधे श्वसन करते हैं, जब पौधे क्या करते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं, तो वह क्या करते हैं CO2 को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और जलवाष्प को CO2 तथा जलवाष्प को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। और जब ये क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं और CO2 को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। तो पौधे आप जानिए पौधे जब सांस लेते हैं क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं CO2 लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी तरह पौधे भी क्या करते हैं श्वसन क्रिया मानव की तो तरह करते हैं, लेकिन क्या करते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो दिन के समय क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और रात के समय, इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं पौधे CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और दिन के समय क्या करते हैं या CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तब जानते हैं वाष्पोत्सर्जन होता कैसे है। तो पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन या उत्सवेदन कहलाता है। इसके वायवीय भाग कौन कौन से हैं, वायवीय भागों से वायवीय भाग, पौधों में जो वायवीय भाग कौन कौन से हैं, हो गया पत्ता हो गया, जिससे क्या होता है पत्ता, तना, जड़ों। तो जो पत्ता होता है इसमें क्या होते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्ती, तना, जड़, इनके ये सब क्या है पौधों के वायवीय भाग हैं। अब रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की तरह सतह पर असंख्य छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र होते हैं। मतलब जो पत्ते होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, तने होते हैं, उनमें क्या होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन रंध्रों द्वारा पादप कोशिकाओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। मतलब पौधों को श्वसन के लिए क्या होती है ऑक्सीजन मिलती है। और एक जोड़ी वृक्काकार रंध्र कोशिकाएं, मतलब छोटी छोटी जो रंध्र कोशिकाएं होती हैं, इन रंध्रों के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करती हैं। जो वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं इन रंध्र कोशिकाओं को खोलने और बंद करने का क्या करती है नियंत्रण करती हैं। और वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण होता है। वायु के संपर्क में आते ही क्या होगा जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्प में बदलेगा और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु में जल भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। जो क्या हो गई रंध्र के द्वारा मतलब छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा जो वायु बाहर निकलती है उसमें क्या होते हैं जल भी वाष्प के रूप में क्या होती है बाहर निकलता है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। मतलब जो वाष्प का यानी जल का उत्सर्जन बाहर निकलता है कितना होता है 90%। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है। तो कहीं कहीं क्या देगा 100% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है रंध्र द्वारा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अब उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, उपत्वची वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। उपत्वची वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन करा पौधों का बाहरी भाग वह पत्तियां उपत्वचा या क्यूटिकल की परत द्वारा ढके रहते हैं, इससे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है। इसे उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे एक पौधा है, इस पर क्या है ये इस पर बहुत सारी पत्तियां हैं, इस पर क्या है पत्तियां हैं। ये हमारा क्या है ये हमारा पौधा है,
इस पर क्या है, इस पर पत्तियां लगी हुई हैं। इन पत्तियों से ये क्या है, इस पर क्या होती है, उपत्वची होती हैं, उपत्वचा, उपत्वचा, ये जिन्हें क्या कहते हैं, क्यूटिकल, इंग्लिश में क्यूटिकल या उपत्वचा। परत द्वारा क्या आती हैं, भाग पत्तियां उपत्वचा द्वारा क्या आती हैं या क्यूटिकल द्वारा क्या आती हैं, ढकी परत द्वारा ढके होते हैं। इनमें वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है, इससे उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये हमारा क्या है, स्टोमेटा। ये हमारा क्या है, ये पत्ता है। पत्ते में क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, छिद्र हैं। ये क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा में क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे क्या आते हैं, उपत्वची भाग होती हैं। ये क्या है, हमारे छोटे छोटे स्टोमेटा हैं, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये हमारा क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। और हमारा क्या है, ये बंद स्टोमेटा है। और हमारा क्या है, ओपन। इसमें क्या रहा है, देखिए CO2 क्या रहा है, इसमें क्या कर रहा है, CO2 को ग्रहण कर रहा है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसको भी क्या है, हमने छोटे छोटे क्या किया, इनमें क्या किया, हमने जूम करके देखा तो क्या कर रहा है, इसमें से क्या रहा है, जल और CO2 क्या रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जल और CO2 बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, छोटे छोटे स्टोमेटा यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन, लेटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। वृक्षों के तनों व शाखाओं पर छाल के बीच में छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं, लेटिकल्स होते हैं। छोटे छोटे वातरंध्र लेटिकल्स होते हैं। इनसे भी कुछ जल वाष्प विसरित हो जाता है। इनसे भी क्या होता है, कुछ जल वाष्प क्या होता है, बाहर निकल जाता है। छाल के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 1% होता है। 1% वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों की शाखाओं के द्वारा, तनों के द्वारा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब है रुधिर एवं लसिका में अंतर। तो रुधिर और लसिका में अंतर होता क्या है। रुधिर मतलब ब्लड, लसिका मतलब लिम्फ। तो रुधिर लाल रंग का होता है, जबकि लसिका श्वेत रंग की होती है। और रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। जो हमारा रुधिर है यानी रक्त है, इसमें क्या होती है, अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। जबकि जो लसिका है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। लाल लसिका क्या होती है, सिर्फ श्वेत रंग की होती है। और इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। जो हमारा रुधिर है, इसमें क्या होगा, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और जो लसिका, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है और इसमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें लिम्फोसाइट होता है लसिका में, और जबकि जो हमारा रुधिर है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है। फिर अगला है करा, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारा रुधिर है, रुधिर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक, जबकि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ बहुत कम मात्रा में। जो हमारा लसिका है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ बहुत कम होते हैं। जो रुधिर है, उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है, जबकि उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, श्वेत लसिका में सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो विलेय प्लाज्मा प्रोटीन्स अधिक, किंतु अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं। और इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, कम, जबकि अविलेय प्रोटीन प्लाज्मा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो उम्मीद है रुधिर और लसिका में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं विभिन्न पाचक ग्रंथियां, स्रावित पाचक रस, उनके एंजाइम तथा कार्य। जो हमारी पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या करती है, लार का श्रावण करती है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। और कार्य क्षेत्र इसका क्या है, मुख गुहा, मुख गुहा में बनता है। और भोजन किसको पचाता है, यह मंड का पाचन करती है। फिर हमारी जठर ग्रंथियाँ, जो जठर ग्रंथियाँ जठर रस का श्रावण करती है, यह पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। और क्या इसका क्या होता है, आमाशय में होता है। यह प्रोटीन, दूध, वसा
को पचाने में क्या है, सहायक है। जो हमारा पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज है, ये क्या है, प्रोटीन, दूध, वसा को पचाने में सहायक होती हैं। जो यकृत है, यकृत में क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। और यह कार्य क्षेत्र इसका क्या होता है, ग्रहणी, वसा पचाने में क्या है, सहायक है। जो अग्नाशय है, अग्नाशय में क्या होते हैं, अग्नाशयी रस, यह ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम क्या होती है, इसमें पाई जाती हैं। ग्रहणी द्वारा क्या होती हैं, ये सभी इनका कार्य क्या है, ग्रहणी में। और प्रोटीन के अवयव मंड तथा इसके अवयव का पाचन करती हैं। जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, यह आंतररस का स्राव करती हैं। इरेप्सिन, इसमें इरेप्सिन, ये सब क्या होती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं। छोटी आंत में प्रोटीन के अधपचे अवयव माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और वसा, इन सब का क्या कहते हैं, पाचन करते हैं। कौन, आंत्र रस। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर। तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर क्या क्या होता है। यह क्रिया पौधे की पर्णहरिम युक्त कोशिकाओं में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण है पौधे की क्या होती है, जहाँ पर्णहरिम मतलब हरे भागों में होती है। और जो शोषण, यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। जो भी जीवित कोशिकाएं हर जगह क्या होगी, प्रकाश, ये शोषण की क्रिया होगी। और जो हमारा यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। और यह क्रिया प्रकाश एवं अंधकार दोनों में होती है। जो हमारा शोषण होगा या तो अंधकार हो या प्रकाश, हर जगह होगा। लेकिन जो हमारा प्रकाश संश्लेषण सिर्फ सूर्य के प्रकाश में। इस क्रिया में भोजन ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, लेकिन इस क्रिया में भोजन क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस क्रिया में भोजन से क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें O2 निकलती है और CO2 अवशोषित होती है, और इसमें O2 प्रयुक्त होती है और CO2 निकलती है। शोषण में क्या होती है, ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और CO2 लिया जाता है। फिर यह उपचय क्रिया है और यह अपचय। जो प्रकाश संश्लेषण है उपचय एनाबोलिक, और जो हमारी प्रकाश संश्लेषण शोषण है वह कैटाबोलिक है। यह संश्लेषणात्मक होती है, यह विनाशकारी क्रिया है। और इस क्रिया के बाद जीव के भार में वृद्धि होती है, और इस क्रिया के बाद जीव के भार में क्या होती है, कमी होती है शोषण के बाद। इसमें सूर्य की विकिरण ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें विकिरण ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में, और इसमें स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में। जो स्थितिज ऊर्जा क्या है, शोषण में गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आया होगा। तो हमने बहुत सारे टॉपिक आज किए हैं, हमें उम्मीद है सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जितने हमने अंतर पढ़े हैं, इनमें से कोई ना कोई अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनमें से हर अंतर को 2-2, 3-3 अंतर, हर जो भी हमने पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन में अंतर, लसिका और रक्त में अंतर, और जो विभिन्न पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, और वाष्पोत्सर्जन के बारे में हमने पढ़ा। फिर पादपों में उत्सर्जन होता कैसे है, और हमने मूत्र मार्ग के बारे में, मूत्रवाहिनियों के बारे में, वृक्क के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।